सभी को प्रणाम। पावर कॉरिडोर के हमारे वीकली सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में बात करेंगे तमाम उन राजनीतिक मुद्दों की जो सुर्खियों में बनी रही। सबसे पहले बात करेंगे आदरणीय राहुल गांधी के भद्दे मजाक के बारे में जो उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर किया। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जिन्होंने नया मूवमेंट शुरू किया है। फिर आईआर का एक टॉपिक यूएस सेनेट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल एक यूएस में पास हुआ है। 13 अगस्त को कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, रचनात्मक कांग्रेस नाम से एक कार्यक्रम था। वहां पर कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी थी। राहुल गांधी सारे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया। वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कीजिए, यूनियन गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज कीजिए, बट उन्होंने प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम इंटरनेशनल लीडर्स के साथ गले मिलने को लेकर मजाक बनाया। प्रधानमंत्री को उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले मिलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और उसी कार्यक्रम में स्टेज में उन्होंने संदीप दीक्षित, एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनके साथ गले मिला और यह कहा कि प्रधानमंत्री जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं यही करते हैं, उसके अलावा भारत के लिए उन्होंने कुछ भी बेहतर नहीं किया है। और बीजेपी की इंटरनेशनल पॉलिसी को उन्होंने फेल्ड पॉलिसी बताया है। फिर जब राहुल गांधी ने गले मिला तो संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी से यह कहा कि आपने कहीं मेलोनी समझकर तो गले नहीं मिला। इससे इन कांग्रेस नेताओं के माइंडसेट के बारे में पता चलता है कि आज भी इनका महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। और संदीप दीक्षित के बात पर राहुल गांधी जवाब देते हैं, नहीं, अभी यहां तक नहीं पहुंचा। पूरे देश में बवाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और यह कहा कि यह गटर लेवल पॉलिटिक्स है। गली में भी लोग इस घटिया स्तर के मजाक पर नहीं उतरते। आज कांग्रेस पार्टी संसद में भी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी के लीडर खिलौने उछाल रहे हैं, बंदर के खिलौने उछाल रहे हैं और ये कह रहे हैं 56 इंच का बंदर बाल नरेंद्र। आप देश के इतने बड़ी पार्टी हैं, जनता ने तकरीबन आपको 100 सीट प्रदान किया लास्ट इलेक्शन में। संसद में आप बहस से भागते हैं। संसद में कोई भी सार्थक बहस पर कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता बेहतरीन स्पीच दिया हो ऐसा याद कुछ नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, उनमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी शामिल है, पवन खेड़ा, जिनकी क्रेडिबिलिटी आज ये है कि सोनिया गांधी उनको संसद में बोलती हैं कि वो सफेद बाल वाला आदमी कहाँ है। मतलब उनके नाम भी गांधी परिवार को याद नहीं। वो कहते हैं 56 इंच का बंदर बाल नरेंद्र। आपको लगता है कि देश की जनता को ये पसंद आए? आप और आपके पार्टी लीडरशिप जिसमें राहुल गांधी शामिल है, वो प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध ना कर उनकी मां पर अटैक करते हैं, उन पर पर्सनल अटैक करते हैं। देश की जनता को कभी भी ये पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री आज उनकी इमेज राहुल गांधी के जैसे नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक गंभीर नेता के रूप में अपना इमेज बनाया है और उस इमेज पर उन्होंने डिलीवर करके भी दिखाया है। जनता को कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पर विश्वास है और यही कारण है कि आज जनता ने उनको तीसरा टर्म प्रदान किया है। राहुल गांधी के इस एक्ट से यह पता चलता है कि उन्हें फॉरेन पॉलिसी की कितनी समझ है। ये वही राहुल गांधी है जब संसद में वो दौड़कर प्रधानमंत्री से गले मिलकर ये कहा था कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते। लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते हैं तो ये भारत का नुकसान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की जो वरीयता आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ी है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम आज अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के मुद्दे पर बोल्डली खड़े हुए हैं और किसी भी मुद्दे पर हम ना अमेरिका के सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं ना चाइना के सामने। अब बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के स्पीच के बारे में। तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का ये स्पीच दिया। उस दौरान उन्होंने जेनजी के मुद्दे पर भी बात रखी। आज जो कि हमने देखा जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ भाजपा के खिलाफ। ये नैरेटिव बनाया गया कि जेनजी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसी को केटर करते हुए प्रधानमंत्री आज सामने आए और सबसे पहला प्रहार किया है कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया है कि केंद्र सरकार एक योजना लाने वाली है जिसमें फ्री कोचिंग क्लासेस तमाम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए केंद्र सरकार लाने वाली है। आप देखिए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान कोचिंग इंडस्ट्रीज का भी एक बहुत बड़ा रोल था। ये सब आज इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, इन पर आज कड़ा प्रहार है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए शक्ति के सप्त धारा के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर और फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे एनडीए सरकार के नेतृत्व में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही 4 गुना तक बढ़ चुका है। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014 से पहले जो होते थे आज 33 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये भारत की शक्ति को दिखाता है और ये भारत के संकल्प को दिखाता है। अब चलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि अब जंतर मंतर 2 हो सकता है। उन्होंने एक स्कूल सुधारो आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने ये घोषणा किया कि हम तमाम स्कूल्स पे, पूरे भारत देश के स्कूल से जुड़ेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाइए, बड़ा रिफॉर्म लाइए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ उन्हीं राज्यों में बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो।
आज झारखंड के प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। कब जा रहे हैं अभिजीत दीपके वहां? सौरभ दास और आशुतोष रंका अभी तक वहां नहीं पहुंचे और इन तीनों के आका माननीय अरविंद केजरीवाल कब पहुंच रहे हैं झारखंड में? राहुल गांधी गायब है, कांग्रेस पार्टी गायब है, झारखंड के प्रोटेस्ट को कोई लाइमलाइट नहीं मिल रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पे जो गरीब बच्चे हैं वो एक जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हैं जो राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी नारे वहां नहीं लगा रहे। डोमिनोज के बर्गर और पिज्जा और जुनैद की बिरयानी वहां अवेलेबल नहीं है। वहां बच्चे लिट्टी चोखा खाकर, सूखी रोटी खाकर रात रात भर वहां बैठे हुए हैं, बरसात में बैठे हुए हैं, ना कोई टेंट है ना त्रिपाल। सरकार की ये घटिया व्यवस्था वहां सामने आ रही है। प्रोटेस्टर्स के साथ आए दिन बर्बरता बढ़ते ही जा रही है, फिर भी वो एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने कड़ा प्रतिरोध हेमंत सरकार के खिलाफ नहीं किया है। और कॉकरोच जनता पार्टी की ये तिलचट्टों का ये दोहरा चरित्र आज देश की जनता जान चुकी है। और आप देखिएगा ये जो इनका सेकंड प्रोटेस्ट है, सीजेपी जंतर मंतर 2.0 का नाम दिया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यूनाइटेड स्टेट सेनेट में एक बिल पास हुआ है, लिंडसे ग्राहम बिल। अब एक बिल पास हुआ, इससे भारत को क्या लेना देना है? रशियन ऑयल इंपोर्ट जो भी देश करते हैं उसके लिए ये चिंता का विषय है। इस बिल के हिसाब से कोई भी देश जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है उस पर यूनाइटेड स्टेट्स अप टू 100% एक्सपोर्ट टैरिफ लगा सकते। हमने देखा था कुछ महीने पहले यूएस हम पर सैंक्शन लगाया था, 25% टैरिफ लगाया था, एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था हमारे रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर। 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ था। उस टैरिफ की वजह से भी भारत को एक बड़ा नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि आज यूएस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। लेदर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से काफी एक्सपोर्ट्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ये बिल अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सीधे 100% तक का टैक्स भारत और चाइना के खिलाफ लगा सकती है। और इस बिल का मेन टारगेट इंडिया और चाइना ही है, क्योंकि इंडिया और चाइना आज के डेट में रशिया के बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स। भारत ने अमेरिका के सामने ना झुकते हुए रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जारी रखा है। यूएस ने अराउंड 50% टैरिफ लगाकर भी देख लिया, फिर भी भारत का नेतृत्व नहीं झुका। उसके बाद अब वो 100% टैरिफ की चाल चल। इसे बिल के फॉर्म में वो इस वजह से भी लाना चाहते हैं क्योंकि यूएस के एपेक्स कोर्ट ट्रंप सरकार के टैरिफ नीति का खंडन भी कर चुका। अब इंडिया को यह समझना है कि हमें अपना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को और भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और हम अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के मुद्दे पर अडिग रहे हैं। ये तभी संभव है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। हमारे लिए चैलेंजिंग अब ये इस वजह से भी होगा कि एक तरफ रशिया और चाइना डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बिल को, लेकिन हम बीच मझधार में फंसे हुए हैं। हमको यूएस और यूरोप को भी बैलेंस करना है और चाइना और रशिया को भी बैलेंस करना। तो इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हम कैसे आगे बरकरार रख पाते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला। इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि हम अपना अगला वीडियो किस विषय पर बनाएं। बहुत धन्यवाद।